एयरलाइन क्लासेस। एक एयरलाइन में कितनी क्लासेस होती हैं और ये कौन सी क्लासेस हैं? देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है। अगर आपसे इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आप बताइए कि बेसिकली देयर आर 4 मेन क्लासेस। द फर्स्ट क्लास इज इकोनॉमी क्लास। ठीक है, सबसे पहली क्लास जो है वो इकोनॉमी क्लास है। उसके बाद प्रीमियम इकोनॉमी है, फिर बिजनेस क्लास है और फर्स्ट क्लास है। ये 4 मेन क्लासेस हैं। पर इन 4 मेन क्लासेस में प्रीमियम क्लास और फर्स्ट क्लास जरूरी नहीं है कि हर एयरलाइन में हो, कम एयरलाइंस में होती है। और ऐसी भी कई एयरलाइंस हैं जिनके अंदर सिर्फ इकोनॉमी क्लास है। अब मैं आपको इन सब क्लासेस के अंदर डिफरेंस समझाता हूं। मान लीजिए कि एक एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर टोटल 400 सीट्स हैं, तो इस एयरक्राफ्ट के अंदर तकरीबन 300 सीट्स इकोनॉमी क्लास की होंगी। ठीक है, 50 सीट्स इसके अंदर प्रीमियम इकोनॉमी क्लास की होंगी, फिर 30 सीट्स इसके अंदर बिजनेस क्लास की होंगी और 20 सीट्स फर्स्ट क्लास की होंगी। तो ये प्रोपोर्शन होता है यूजली एक एयरक्राफ्ट के अंदर जिसके अंदर चारों की चारों क्लासेस होती हैं। इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि एक ऐसी एयरलाइन है जिसके अंदर 3 क्लासेस है, इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास एंड फर्स्ट क्लास, और ये भी 400 सीट्स का एयरक्राफ्ट है। तो इसके अंदर 250 से 300 आपकी इकोनॉमी क्लास होंगी, 50 से 100 करीब आपकी बिजनेस क्लास होंगी और बाकी इसके अंदर फर्स्ट क्लास होंगी। तो सबसे ज्यादा हमेशा इकोनॉमी क्लास होती है, उससे कम बिजनेस क्लास होती है, सबसे कम फर्स्ट क्लास होती है। पर इसके अलावा आपको एक और बात समझनी है कि इकोनॉमी क्लास के अंदर भी क्लासेस हैं। जी हां, जिन्हों को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि जे क्लास, यंकी क्लास, जूलू क्लास, ठीक है, वाटर क्लास। ये क्लासेस क्या हैं? हर एयरलाइन अपनी इकोनॉमी क्लास, मान लीजिए कि एक एयरक्राफ्ट है जो दिल्ली से लंदन जाता है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी क्लास है, ना ही उसके अंदर बिजनेस क्लास है, ना ही उसके अंदर प्रीमियम इकोनॉमी है और ना ही फर्स्ट क्लास है। ठीक है, और इसके अंदर मान लीजिए कि 200 सीट्स है। एक एयरक्राफ्ट है जो कि दिल्ली से लंदन जा रहा है, लंदन से दिल्ली आ रहा है, 200 सीट्स है, सारी की सारी इकोनॉमी क्लास है। तो भी सारी की सारी सीट्स एक ही एयरफेयर पे नहीं बेची जाएंगी, अलग अलग एयरफेयर पे बेची जाएंगी। और ये जो अलग अलग फेयर दिया जाएगा वो टाइम के अकॉर्डिंगली दिया जाएगा। जो जितनी जल्दी टिकट बिकेगी वो सस्ती होगी। तो इनको क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है, यंकी क्लास, जैक क्लास। तो ये इकोनॉमी क्लास के अंदर ही क्लासेस हैं। ऐसे ही बिजनेस क्लास के अंदर क्लासेस होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आपके फेयर का होता है। अब मैं आपको बाकी 4 जो मेन क्लासेस हैं इन्हों में डिफरेंस क्रिएट करता हूं, इन्हों में डिफरेंस समझाता हूं। इकोनॉमी क्लास सबसे सस्ती है, तो इसके अंदर सीट सबसे छोटी है और सबसे कम रिक्लाइन होगी, खाना भी आपको बेसिक मिलेगा। बिजनेस क्लास, इसके अंदर सीट सोफे जैसी होती है, रिक्लाइन अच्छे से हो जाती है, आप आराम से सो पाते हैं। और फर्स्ट क्लास जो है वो पूरा का पूरा बेड बन जाता है, आपको नाइट सूट मिलता है, आपको खाना सिल्वर के बर्तनों में, चांदी के बर्तनों में दिया जाता है, और इस तरह की और भी काफी फैसिलिटीज मिलती है। अब आ जाता है कि इकोनॉमी क्लास और प्रीमियम क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी क्लास में क्या डिफरेंस है। इकोनॉमी क्लास और प्रीमियम इकोनॉमी क्लास में बहुत ही थोड़ा डिफरेंस होता है, फेयर में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। प्रीमियम इकोनॉमी के अंदर सीट आगे की तरफ होंगी, आगे की रोज में होंगी, थोड़ी सी ज्यादा खुली होंगी, थोड़ा सा खाना आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, एक दो ड्रिंक आपको फालतू मिलेंगी और थोड़ा आपको अच्छा फील करवाया जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम सीट्स एक जैसी होती है। ठीक है, सो दीज आर द मेन क्लासेस। अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है बोलिए। मेजरली देयर आर 4 क्लासेस, इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस एंड फर्स्ट क्लास। एंड फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ फेयर्स देयर आर मोर क्लासेस। जो फेयर कम है उसका अलग क्लास है, जो फेयर ज्यादा होता जा रहा है उसका ज्यादा क्लास है, उसकी कोई और क्लास है। अब हम बात करते हैं इन्फेंट कि इन्फेंट क्या होता है। देखिए, प्लीज समझिए इस बात को कि आपके लिए इन्फेंट का मतलब जानना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पर इंग्लिश में इन्फेंट क्या है उसकी बात नहीं कर रहे, हम एयरलाइन में इन्फेंट की क्या डेफिनेशन है उसकी बात कर रहे हैं। तो आपका सवाल इंटरव्यू में ऐसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फेंट और व्हाट इज द
एज ब्रैकेट ऑफ इन्फेंट। इन्फेंट वो है जो कि 0 से 2 साल की एज के बीच में है। तो वो बच्चा जिसने अभी अपना दूसरा जन्मदिन नहीं मनाया है वो इन्फेंट है। ठीक है, जिसका जन्मदिन हो चुका है दूसरा, चाहे वो एक दिन ही हुआ है, तो वो इन्फेंट नहीं, वो चाइल्ड है। ठीक है, अब इसको समझना क्यों जरूरी है ये भी समझिए। जो अडल्ट का फेयर होता है वो मान लीजिए कि 10,000 रुपए है, तो जो चाइल्ड का फेयर है वो 75% होगा, मतलब कि 7500 रुपए होगा। 25% का डिस्काउंट हो जाएगा चाइल्ड के लिए। इन्फेंट का जो फेयर होगा वो सिर्फ 10% होगा, मतलब कि 90% का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो 10,000 रुपए की टिकट उसके माता या पिता की आ रही है, वो उस बच्चे की टिकट 1,000 रुपए की होगी। ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए इन्फेंट का मतलब, उसकी डेफिनेशन मालूम होना बहुत जरूरी है। शून्य, एक दिन से बच्चा, शून्य तो नहीं कहेंगे, एक दिन की उम्र से लेकर जिसने अपना अभी दूसरा जन्मदिन नहीं मनाया है तब तक के बच्चे को हम इन्फेंट मानते हैं। जिसका सेकंड बर्थडे हो चुका है वो इन्फेंट की कैटेगरी में नहीं आता। I10 क्या होता है? आइटा एन, इसको आइटा एन भी कहते हैं, I10 भी कहते हैं, और इसको आइटा नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो आइटा नंबर क्या होता है? आइटा नंबर का मतलब है जो ट्रैवल एजेंसी आइटा की रिकॉग्निशन लेती है तो उसको एक आइटा नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो उसको आइटा एन कहते हैं या आइटा नंबर कहते हैं। अब आइटा नंबर की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है, उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं रह गई है, और आइटा नंबर लेने के लिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको जीडीएस आना चाहिए। उसके लिए आइटा करने की या आइटा का कोई कोर्स करने की या आइटा का सर्टिफिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ जीडीएस के बेसिस पे आइटा नंबर लिया जा सकता है। ले ओवर, व्हाट इज अ ले ओवर? ठीक है, ये एयर टिकटिंग से रिलेटेड सवाल है, इंटरव्यू में बहुत कॉमनली पूछा जाता है। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल के तरह समझाता हूं। मान लीजिए कि आपको न्यूयॉर्क जाना है। ठीक है, आप दिल्ली से न्यूयॉर्क की डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट फ्लाइट कहते हैं या नॉन स्टॉप या विदाउट स्टॉप फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, दूसरी आपको फ्लाइट मिल रही है ले ओवर फ्लाइट, जो कि बीच में एम्स्टरडैम रुकेगी। ठीक है, ले ओवर फ्लाइट का मतलब है, और ले ओवर का मतलब है रुकना, रुक कर जाना, ले ओवर, कहीं ना कहीं रुकना। ठीक है, अब ले ओवर की अवधि क्या होती है? ले ओवर 30 मिनट्स का होगा कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 23 आवर्स 59 मिनट्स का होगा। तो ले ओवर की जो ड्यूरेशन है वो 30 मिनट्स मिनिमम होती है और मैक्सिमम 23 आवर्स 59 मिनट्स होती है। ले ओवर बहुत ज्यादा कारणों से हो सकता है, कि जैसे कि कोई एयरलाइन फ्यूल लेने के लिए रुकती है, या टेक्निकल फॉल्ट की वजह से रुकती है, या कोई और कारण हो सकता है कि उसको एयरक्राफ्ट वहां पर चेंज करना होता है, तो ले ओवर फ्लाइट्स बनाई जाती है। ले ओवर फ्लाइट कई बार सस्ती होगी और कई बार महंगी भी होगी। जरूरी नहीं है कि ले ओवर फ्लाइट के अंदर आपको एयरक्राफ्ट से बाहर निकला पड़े, जरूरी नहीं है कि ले ओवर फ्लाइट में आपको एयरक्राफ्ट से बाहर निकला पड़े। देखिए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जब फ्लाइट ले ओवर के लिए रुके तब पैसेंजर्स को उसमें से बाहर निकलना पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा होगा कि ले ओवर के लिए फ्लाइट रुकेगी और पैसेंजर एयरक्राफ्ट के अंदर ही बैठे रहेंगे। और अगर ये ले ओवर लंबा है, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, तो लोग बाहर निकलेंगे, एयरपोर्ट के ट्रांजिट एरिया में बैठेंगे, और वापस जब फ्लाइट उड़ने वाली होगी तो दोबारा एयरक्राफ्ट के अंदर आ जाएंगे। व्हाट इज अ टूर बेस्ड फेयर? ठीक है, तो बहुत सारी एयरलाइन है जो आपको टूर बेस्ड एयर फेयर देती हैं। अब इसको प्लीज समझिए, बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इसको आप समझते हैं तो आप क्लाइंट के लिए पैसे कम करवा सकते हैं और अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो टूर बेस्ड फेयर क्या होता है, इसको भी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। कि मान लीजिए कि आपके पास एक क्लाइंट आता है और वो आपसे कहता है कि उसको दिल्ली से बैंकॉक जाना है और वापस आना है। वो बैंकॉक में 10 दिन रुकेगा, तो जब आप फेयर चेक करते हैं तो 25,000 रुपए का फेयर आता है।
फिर आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि उसको बैंकॉक जाना है, पर वो बैंकॉक में सिर्फ 4 दिन रुकेगा। अब जो आपके पास फेयर आ रहा है वो 15,000 रुपए आ रहा है। फिर आपके पास एक और क्लाइंट आता है, वो कहता है कि उसको बैंकॉक जाना है, वो सिर्फ 2 रातें रुकेगा या 2 दिन रुकेगा। अब जो फेयर आ रहा है वो भी 25,000 रुपए आ रहा है। तो एयरलाइन ने क्या किया है, एयरलाइन ने टूर बेस्ड फेयर निकाला है और उसके ऊपर एक कंडीशन लगाई है कि अगर आपका स्टे 4 दिन से 8 दिन के बीच में है, कम से कम 4 दिन और ज्यादा से ज्यादा 8 दिन, तो आप टूर बेस्ड फेयर ले सकते हो, और जो कि काफी सस्ता है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई 2 दिन के लिए जा रहा है तो वो टूर करने के लिए नहीं आया, वो बिजनेस करने के लिए आया है। अगर कोई 10 दिन या 8 दिन से ज्यादा रह रहा है तो वो भी टूरिस्ट नहीं है, वो भी कोई बिजनेस या अपने पर्सनल रीजन से आ जा रहा है। तो टूर्स को, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए टूर बेस्ड फेयर निकाले जाते हैं, जो कि सस्ते होते हैं। उनकी कंडीशन आपको जीडीएस में लिखी हुई मिल जाएगी। मिनिमम कनेक्टिंग टाइम। सो व्हाट इज अ मिनिमम कनेक्टिंग टाइम? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सीनियर लेवल पे आपसे पूछ लिया जाता है इंटरव्यू के अंदर। इसको भी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। मिनिमम कनेक्टिंग टाइम का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए 2 फ्लाइट्स लेनी पड़ रही हैं और जो दोनों फ्लाइट जहां पर चेंज होंगी, उनके बीच में जो टाइम है वो मिनिमम जितना होना चाहिए है, उसको हम मिनिमम कनेक्टिंग टाइम या मिनिमम कनेक्शन टाइम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि कोई आपका क्लाइंट लंदन से अमृतसर जाना चाहता है बाय फ्लाइट, पर अमृतसर की लंदन से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो आप उसको 2 टिकट देते हो कि दिल्ली से, पहले वो लंदन से दिल्ली आता है और फिर दिल्ली से दूसरी फ्लाइट लेता है अमृतसर की। ठीक है, जब वो दिल्ली में लैंड करता है तो सुबह के 7 बजे होते हैं और जो अमृतसर की फ्लाइट है वो 8 बजे की है। तो सिर्फ 1 घंटे का कनेक्शन टाइम है। तो ये गलत है। दिल्ली एक बड़ा एयरपोर्ट है, इसके अंदर कनेक्शन टाइम आपका कम से कम 3 घंटे होना चाहिए है। तो इसे कहते हैं हम मिनिमम कनेक्शन टाइम और मिनिमम कनेक्टिंग टाइम। तो ये हमारे को एयरपोर्ट के अनुसार तय करना होता है। ये भी हमारे को जीडीएस पर लिखा हुआ मिलता है और ये हमारे को ये समझना होता है कि कौन से टर्मिनल से फ्लाइट है। एयरपोर्ट अगर छोटा है तो मिनिमम कनेक्टिंग टाइम कम होगा, अगर एयरपोर्ट बड़ा है, टर्मिनल दूसरे हैं, तो मिनिमम कनेक्टिंग टाइम दोनों फ्लाइट्स के बीच में ज्यादा होगा। व्हाट इज नो शो? बड़ा आसान है, जैसे कि इसका नाम ही दर्शाता है, नो शो का मतलब है कि जो आया ही नहीं। देखिए, आपने टिकटें बेची, आप एक एयरलाइन हो, ठीक है, आप एक एयरलाइन के अंदर काम करते हो एयरपोर्ट पर, और आज आपकी फ्लाइट जाएगी रात को 10 बजे। आप एयरलाइन के ऑफिस में आ जाते हो शाम को 6 बजे, क्योंकि फ्लाइट में जाना है 10 बजे, तो आपको इंतजाम करना है, लोग आएंगे, अपना बोर्डिंग कार्ड इशू करवाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में चेक करते हो कि कितनी सीट्स है एयरक्राफ्ट के अंदर। एयरक्राफ्ट के अंदर 400 सीट्स हैं जो आज रात को जाने वाला है। कितनी टिकटें आपने बेची हैं? 400 की 400 सीटें आपने बेच दी, 400 की 400 टिकट आपने बेची हैं। ठीक है, तो अब 400 लोगों को आना चाहिए है, इसमें से किसी ने भी अपनी टिकट कैंसिल नहीं कराई है, पर 2 लोग नहीं आते हैं, ना ही वो टिकट कैंसिल करवाते हैं, ना ही वो फोन करते हैं, बस वो आते ही नहीं है। तो इसे हम कहते हैं नो शो। व्हाट इज गो शो? गो शो क्या है? ये भी बड़ा ही अच्छा सवाल है, ये भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। गो शो का मतलब ये है कि वो क्लाइंट जिसने कोई टिकट नहीं खरीदी, वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है, एयरलाइन के ऑफिस पर, और कहता है कि आप मुझको हवाई जहाज में बिठा दीजिए। जो अचानक बिना किसी बुकिंग के, बिना किसी रिजर्वेशन के सीधा एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे टिकट चाहिए अभी जो फ्लाइट जा रही है उसके अंदर। तो इस तरह के क्लाइंट को हम गो शो क्लाइंट कहते हैं। इसे हम कहते हैं गो शो। जो जाने के लिए तैयार है, अचानक से आ जाता है जाने के लिए। जो बिल्कुल नहीं आता है टिकट होने के बावजूद भी, वो है नो शो।